हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज मैं आपको डराने के लिए सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ सच्ची बेहद डरावनी खौफनाक कहानियां लेकर आया हूं। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इन सच्ची डरावनी कहानियों का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्षित है। ये मेरे और मेरे दोस्त नरवेश के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। हम दोनों दोस्तों ने शहर जाकर कोई काम तलाशना शुरू कर दिया था। शहर में रुकने के लिए हमने एक कमरा किराए पर लिया था और हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे। और यहीं से हमारे साथ कई अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो गई। दरअसल नरवेश ने तो मुझे पहले भी कहा था कि भाई हमें कोई दूसरा कमरा किराए पर लेना चाहिए। तो मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, इस कमरे में क्या दिक्कत है? तो उसने कहा, भाई मुझे ये रूम कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, क्या कमी है इस कमरे में? इतने कम पैसों में इससे भी अच्छा कमरा शायद ही मिलेगा कोई दूसरा। मेरी बात सुनकर नरवेश बोला, वही तो भाई, यही बातें तो मुझे परेशान कर रही हैं। तो मैंने उससे पूछा, कौन सी बातें? तो उसने कहा, सुनो, पहली बात तो इस कमरे के आसपास के सारे कमरे खाली हैं। साथ ही अपना कमरा बिल्डिंग के टॉप पर है। तो मैंने कहा, हाँ है, तो उससे क्या? तो उसने कहा, भाई तुम्हें तो पता ही होगा कि बिल्डिंग के टॉप पर जो कमरा होता है उसका रेट और कमरों से काफी ज्यादा होता है। पर यहां पर तो इसका बिल्कुल उल्टा है। मैंने कहा, हाँ यार, ये बात तो तेरी सही है। तो मेरे दोस्त नरवेश ने कहा कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। अब जब रूम ले ही लिया है तो रुक कर भी देख लेते हैं। हो सकता है ये सब मेरा वहम हो। हम दोनों ने कमरे में अपना सामान सेट किया और खाना पीना खाकर सोने के लिए लेट गए। सुबह के 3-4 बजे के आसपास जब मेरी नींद खुली तो मैं टॉयलेट करने के लिए कमरे से बाहर आया। जब मैं बाथरूम के पास पहुंचा तो मैंने देखा बाथरूम की लाइट पहले से ही ऑन थी। मैंने सोचा शायद नरवेश लाइट ऑन करके बंद करना भूल गया होगा। खैर, सुबह डोर बेल की आवाज से हम दोनों दोस्तों की नींद खुली। नरवेश ने जाकर दरवाजा खोला। मैंने बेड से ही लेटे लेटे नरवेश को आवाज देकर पूछा, अरे भाई कौन है इतनी सुबह सुबह? तो नरवेश ने कहा कि भाई काम वाली है, बोल रही है पास वाली बिल्डिंग में गुप्ता जी के यहाँ काम पर है। इस वक्त अगर कोई काम हो तो कर दिया करेगी। मैंने कहा, काम पर रख ले भाई, वैसे भी जब हम लोग सुबह काम के लिए निकल पड़ेंगे तो कमरे की सफाई के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। खैर, उसी दिन हम दोनों दोस्तों को एक ही फैक्ट्री में काम मिल गया। शाम को जब हम वापस आए तो हमने कमरे का दरवाजा खोला तो मैंने देखा कमरे का काफी सामान इधर उधर फर्श पर बिखरा हुआ पड़ा था। मुझे काफी तेज गुस्सा आया क्योंकि मैंने देखा मेरा एक बेहद ही कीमती कांच का सामान कमरे के एक कोने में टूटा हुआ पड़ा था। नरवेश ने कहा, भाई ये सब कैसे हुआ? फिर हम दोनों मैनेजर के पास गए और उसे सारी बात बताई। तो मैनेजर ने कहा, आपका जो भी नुकसान हुआ है बगल वाली टेबल पर अंकित को नोट करवा दीजिए, आपको उसका पैसा मिल जाएगा। खैर, हमें हमारे नुकसान का पैसा तो मिल गया, पर मुझे और नरवेश को काफी हैरानी हुई क्योंकि मैनेजर को जब हमने ये सारी बात बताई तो उसके हाव भाव से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था
कि उसे कोई हैरानी हुई है। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए ये सब रोज का है और उसके लिए ये कोई नई बात नहीं है। खैर अगले दिन दोबारा सुबह 3-4 बजे के आसपास मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कमरे की सारी लाइटें ऑन थी, यहां तक कि बाथरूम की लाइट भी ऑन थी। मैंने नरवेश को जगाया और उससे पूछा कि क्या ये लाइटें उसने ऑन की हैं, तो नरवेश ने साफ मना कर दिया। फिर मैंने नरवेश को कल वाली बात बताई कि ठीक ऐसे ही कल भी बाथरूम की लाइटें ऑन थी। अब हम दोनों काफी परेशान थे। हम दोनों वापस सोने लगे। सुबह जब डोरबेल बजी तो हमारी नींद खुली, पर हम दोनों के पैरों में काफी दर्द हो रहा था। जब हम दोनों ने उठकर देखा तो पाया कि हमारे पैरों पर खरोंचों के काफी गहरे निशान थे। अब हम दोनों और भी ज्यादा परेशान हो गए, वो इस बात से कि हमारे पैरों पर इतने गहरे घाव हमारे सोते समय हुए और हमें इस बात का पता भी नहीं चला। खैर डोरबेल एक बार दोबारा बजी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो बाहर वही काम वाली बाई थी, पर इस बार उसके पीछे एक छोटा सा बच्चा भी मौजूद था। गेट खोलते ही मैं वापस कमरे में चला गया। हम दोनों काम पर जाने के लिए तैयार हो गए। मैंने देखा उस काम वाली का बच्चा मेरी चीजों के साथ खेल रहा था। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और काम वाली को बोला कि शाम को आ जाया करो और हमारे लिए कुछ नाश्ता भी बना दिया करो। हमने उसे कमरे के मेन गेट की डुप्लीकेट चाबी भी दे दी और काम के लिए निकल गए। शाम को जब हम काम से वापस आए तो हमने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर जाकर हमने देखा कि उसी काम वाली का बच्चा कमरे में मौजूद था और उसने हमारी काफी सारी चीजों को फर्श पर इधर उधर फैला रखा था। अब मुझे काफी तेज गुस्सा आ रहा था। नरवेश कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम गया था। मैं अभी उस बच्चे पर नजरें गड़ाए ही हुआ था कि तभी नरवेश की काफी तेज चीख सुनाई दी। मैं फौरन दौड़कर बाथरूम की ओर भागा तो वहां जाकर मैंने देखा कि बाथरूम पर चारों तरफ खून ही खून था और नरवेश बिल्कुल सहमा हुआ वहां पर खड़ा था। हम दोनों फौरन मेन गेट की तरफ भागे। मेन गेट के पास पहुंचते ही हमारे सामने वही काम वाली आ गई और बोली, साहब आप दोनों इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? उस काम वाली को देखकर मुझे काफी तेज गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि बाथरूम में यह खून कहाँ से आया और तू अपने बच्चे को हमारे कमरे में छोड़कर दूसरों के घर काम करने गई थी। हम दोनों ने उसे काफी कुछ कहा और हम दोनों की बातें खत्म होते ही थोड़ी देर शांत रहकर वो बोली कि साहब मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है और ना ही मैं किसी बच्चे को साथ लेकर आपके कमरे पर आई हूं। साहब आप दोनों अपना इलाज कराइए। मैं इतने दिनों से आपके यहां पर आ रही हूं, पर मैंने तो कोई बच्चा आपके कमरे पर नहीं देखा। उसकी ये बात सुनकर हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैंने उससे कहा कि और बाथरूम में ये खून कहां से आया? तो उसने कहा, साहब मुझे क्या मालूम, चलिए दिखाइए कहां है खून। फिर हम दोनों उसे लेकर बाथरूम पर पहुंचे। बाथरूम के पास पहुंचकर हमने जो देखा उसे देखकर हमारे होश उड़ गए। वहां पर तो खून का कोई नामो निशान ही नहीं था। हम दोनों ने फौरन उस काम वाली को पेमेंट देकर उसकी छुट्टी कर दी और फौरन
अपना सामान पैक करके उसी दिन वो कमरा छोड़ दिया। आज इस घटना को हुए कई महीने हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब हम उस घटना को याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यह कहानी मेरे दादाजी के साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो कहानी ऐसी है कि एक दिन मेरे दादा घर से सुबह सुबह ही किसी जरूरी काम से बगल के गांव चले गए और उन्होंने कहा कि मुझे लौटकर घर आने में रात भी हो सकती है, इसीलिए ज़्यादा परेशान मत होना। रात में जब मेरे दादाजी वापस गांव के लिए निकले तो रास्ते में उन्होंने अपनी जेब से तंबाकू निकाली और तंबाकू बनाते हुए ही धीरे धीरे चलते रहे। तभी मेरे दादाजी को पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ज़्यादा साफ नहीं थी, तो दादाजी ने इसे अपना वहम समझा और तंबाकू पर ताल ठोकते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी वो आवाज़ दोबारा आई। मैंने कहा रुको। इस बार वो आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी और मेरे दादाजी को ऐसा लगा कि मानो किसी ने उनके कान में ही रुकने के लिए आवाज़ दी है। मेरे दादाजी एकदम से सहम गए और उन्होंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। मेरे दादाजी के पीछे मुड़ते ही किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोला कि अरे बुड्ढे, पीछे क्यों देख रहा है, आगे देख, आगे। फिर जैसे ही मेरे दादाजी आगे की तरफ मुड़े तो उन्होंने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी और उसकी आंखें किसी बल्ब की तरह चमक रही थी और उस आदमी के सर पर एक सींग निकली हुई थी और वो मेरे दादाजी के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने मेरे दादाजी से उनकी तंबाकू मांगी, मगर मेरे दादाजी ने उसे तंबाकू देने से मना कर दिया और आगे बढ़ने लगे। दरअसल मेरे दादाजी हद से ज़्यादा डरे हुए थे। मतलब कि उस वक्त अगर कोई उनके कान के पास जोर से चीख देता तो शायद उनकी जान निकल जाती, और अगर उनके बस में होता तो वो उसे तंबाकू तुरंत दे देते। लेकिन मेरे दादाजी समझ चुके थे कि ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये एक जिन्न है। और कहा जाता है कि अगर जिन्नों की मांग पूरी कर दी जाए तो वो उस मदद करने वाले का एहसान मानकर उसकी जान बख्शते नहीं, बल्कि उसे जान से मार डालते हैं और उसकी आत्मा को सदा के लिए अपना गुलाम बना लेते हैं। मेरे दादाजी ने मन ही मन भगवान को याद किया और चुपचाप आगे बढ़ते रहे और थोड़ी देर बाद वो घर पहुंच गए। और फिर अगले दिन उन्होंने ये सारी बातें घर वालों को बताई। तो दोस्तों, ये थी मेरे दादाजी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी हमारे पड़ोसी राजीव अंकल के साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो कहानी ऐसी है कि एक दिन राजीव अंकल के दोस्त का कॉल आया। बात करने के बाद राजीव अंकल ने घर के सभी सदस्यों को बताया कि मेरे दोस्त के बेटे का बर्थडे है। रात को उसने पार्टी रखी है और मुझे बुलाया है। मैं शाम को ही निकलूँगा क्योंकि रास्ता लंबा है। तो फिर शाम 5:30 बजे के आसपास अंकल घर से निकले और उन्होंने मुझसे कहा कि वेरी गुड बेटा, तुमने तो बाइक को भी स्मार्ट बना दिया है, बिल्कुल मेरी तरह। मैंने कहा हाँ अंकल, जब आप लौट कर आओगे
तो मुझे बाइक चलाने दोगे ना? तो अंकल ने कहा, जरूर छोटे भाई, चला लेना बाइक, तुझे जितनी मर्जी चलाना हो। जाते वक्त अंकल ने सबको बाय किया और फिर दोस्त के घर के लिए निकल गए। अभी अंकल के दोस्त का घर 5-6 किलोमीटर दूर था और रात के करीब 8 बज चुके थे। दरअसल दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना ही भूल गया कि जब राजीव अंकल दोस्त के घर पार्टी के लिए निकले, तब रास्ते में उन्होंने एक डिब्बा मिठाई पैक करवा ली थी। अच्छा, अब मैं कहानी पर आता हूँ। बाइक को रोड के साइड पर खड़ी करके अंकल रोड से जरा नीचे उतरकर टॉयलेट करने लगे और टॉयलेट करने के बाद जैसे ही वो वापस बाइक के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रोड के दूसरी तरफ से कोई आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। वो कुछ सोच समझ पाते इतने में ही वो आकृति उनके बेहद पास आ गई और अब अंकल उसे बिल्कुल साफ देख पा रहे थे। वो कोई काला साया था जो दिखने में तो बिल्कुल धुआं जैसा था, लेकिन उसका आकार किसी मानव आकृति से मिलता जुलता था। देखने पर पता चल रहा था कि उसके ना तो हाथ थे, ना ही पैर, और ना ही उसका कोई चेहरा नजर आ रहा था। मेरे अंकल उसे देखकर बिल्कुल अकड़ से गए और हड़बड़ाकर जमीन पर गिर पड़े और जोर जोर से चीखने लगे और उस साय से बोले, तुम चाहते क्या हो मुझसे? मेरे अंकल के इतना कहने पर वो साया कुछ समय तक तो शांत रहा। फिर उस साय में से बेहद ही काला और बदबूदार धुआं निकलने लगा और फिर धुआं के कम होते ही वो साया इंसानी रूप लेने लगा और कुछ ही देर में उस साये ने एक लड़की का रूप ले लिया। अंकल ने देखा उस लड़की के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे और वो जमीन के काफी ऊपर मौजूद थी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि वो वक्त रात का था और अंकल की गाड़ी की लाइट ऑन थी। तभी वो उस साये को बिल्कुल साफ देख पा रहे थे। अंकल कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी उस साये ने भारी आवाज में कहा, तू जो मीठा अपने साथ ले जा रहा है वो मुझे दे दे, वरना आज तू यहां से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। अंकल ने बिना कुछ सोचे समझे वो मिठाई का डिब्बा उस साये की तरफ उछाल दिया। डिब्बा मिलते ही वो साया हवा में गायब हो गया। अंकल ने राहत की सांस ली और बिना मिठाई ही दोस्त के यहां पर निकल पड़े और घर पर फोन करके उन्होंने सारी घटना बताई और कहा कि आज मैं रात को दोस्त के घर पर ही रुकूंगा और कल सवेरा होते ही घर के लिए निकलूंगा। खैर, इसके आगे अंकल के साथ क्या हुआ होगा ये एक रहस्य बनकर रह गया है। जब अंकल के दोस्त के घर अंकल नहीं पहुंचे तो उन्होंने अंकल को कई बार फोन किया, मगर जब अंकल के फोन पर बराबर घंटी जाने के बाद भी उनका फोन नहीं उठा तो अंकल के दोस्त को अंकल की काफी चिंता होने लगी और उन लोगों ने अंकल के घर पर फोन किया। घर पर जब सबने ये सुना कि अंकल दोस्त के घर नहीं पहुंचे तो सभी लोग रोने बिलखने लगे और फिर अंकल के घर वालों ने सारी बात अंकल के दोस्त को बताई। सारी बात जानकर अंकल के दोस्त ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया और उन्हें सारी जानकारी दी और फिर पुलिस के साथ दोनों परिवारों के लोग उसी रास्ते पर अंकल को ढूंढने निकले और फिर एक जगह पर रोड के किनारे पुलिस को अंकल की बाइक पड़ी हुई मिली और रोड के किनारे उन घने पेड़ों के थोड़ा अंदर जाने पर
पुलिस को अंकल की लाश बेहद ही दर्दनाक अवस्था में मिली। अंकल की मौत हो चुकी थी, मगर इसके पीछे का रहस्य कि अंकल की मौत कैसे हुई, ये एक रहस्य बनकर ही रह गया है। तो दोस्तों, ये थे मेरे अंकल के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अर्चना है। मैं आपको जो कहानी बताने जा रही हूँ वो मेरी दोस्त के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। तो कहानी ऐसी है कि एक रात जब नंदिता कोचिंग पढ़कर वापस घर आ रही थी। नंदिता मेरी उसी दोस्त का नाम है। वो रात मेरी दोस्त की जिंदगी की सबसे बुरी रात थी। नंदिता बहुत ही सुंदर थी और कॉलेज के सभी लड़के उस पर मरते थे। उस रात जब नंदिता घर आ रही थी तब रास्ते में उसने रोड के साइड पर एक आदमी को बैठा देखा। उस आदमी ने अपना सर अपने पैरों के बीच छिपा रखा था। खैर, नंदिता ने अपना ध्यान वापस रोड पर डाला और अपनी स्कूटी की स्पीड को थोड़ी धीमी कर दी। दरअसल जिस जगह पर वो आदमी बैठा था उसके ठीक सामने रोड पर ब्रेकर बना हुआ था। ब्रेकर के बिल्कुल पास पहुंचते ही नंदिता ने स्कूटी की स्पीड बेहद ही कम कर दी। अभी नंदिता ब्रेकर पर से स्कूटी क्रॉस ही कर रही थी कि तभी उस आदमी ने जोर से आवाज दी, पानी पानी। वो आदमी जोर जोर से चिल्लाकर पानी मांग रहा था और अभी भी उसने अपना चेहरा अपने पैरों के बीच में छिपा रखा था। नंदिता ने स्कूटी रोड के साइड पर खड़ी की और अपने बैग से पानी की बोतल निकालने लगी, जिसे कोचिंग जाते वक्त वो अपने साथ ले गई थी। पानी की बोतल लेकर नंदिता उस आदमी के पास पहुंची और बोली, लीजिए पानी पी लीजिए। हैरानी की बात थी कि नंदिता की ये बात सुनकर भी उस आदमी ने अपना सर ऊपर नहीं उठाया और उसने अपना हाथ नंदिता की ओर उठाया। नंदिता ने उसे पानी की बोतल दी। बोतल देते वक्त नंदिता का हाथ उस आदमी के हाथ से टच हो गया। नंदिता ने महसूस किया कि उस आदमी का हाथ काफी ठंडा था, बिल्कुल बर्फ की तरह। उस आदमी को पानी देकर नंदिता घर की तरफ निकल गई। घर पहुंचने के बाद नंदिता के हाव भाव में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जब रात में सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए तो आधी रात करीब 12:30 या 1 बजे के आसपास नंदिता के कमरे से नंदिता की चीखें सुनाई देने लगी। परिवार के सभी लोग नंदिता के कमरे के पास पहुंचे, मगर नंदिता की वो दर्दनाक चीखें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरे घर में नंदिता की चीखें गूंज रही थी। परेशान होकर परिवार वालों ने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया और जब सभी लोग कमरे में पहुंचे तो सबके पसीने छूट गए। कमरा पूरा खाली था। कमरे में नंदिता कहीं नहीं थी। दरवाजे के टूटते ही नंदिता की चीखों का आना भी बिल्कुल बंद हो गया था। परिवार के सभी लोग नंदिता को घर में चारों तरफ ढूंढने लगे। नंदिता के पापा और चाचा घर से बाहर जाकर नंदिता को ढूंढने लगे, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी नंदिता का कुछ पता नहीं चल पाया। सभी लोग घर में एक जगह पर इकट्ठा हो गए। नंदिता के पापा और चाचा पुलिस को घटना की जानकारी दी जाए या फिर नहीं, इस पर बातचीत कर रहे थे, क्योंकि अगर नंदिता के साथ कुछ भी गलत हुआ होगा और अगर बाहर वालों को उस बारे में पता चल गया
तो नंदिता की तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी नंदिता की माँ एक बार फिर नंदिता के कमरे की तरफ गई, और जब वो कमरे में पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो देखकर उनकी हालत खराब हो गई। उन्होंने फौरन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरे के बाहर आंगन में मौजूद परिवार के लोग कमरे के पास आए और नंदिता के पापा बोले, ये तुमने दरवाजा अंदर से क्यों बंद कर लिया? उनकी ये बात सुनकर नंदिता के कमरे में मौजूद नंदिता की माँ जोर जोर से रोने लगी और उन्होंने परिवार की अन्य महिलाओं को कमरे के अंदर बुलाया और घर के सभी मर्दों को कमरे के अंदर आने से मना कर दिया। कमरे के अंदर आकर घर की अन्य महिलाओं ने देखा कि नंदिता बेड पर बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर बड़े बड़े खरोंचों के निशान थे और नंदिता के कपड़े भी फटे हुए थे और वो नग्न अवस्था में बेसुध पड़ी हुई थी। परिवार की महिलाओं ने सबसे पहले तो नंदिता की मां को शांत कराया और फिर नंदिता के कपड़े बदले। और अभी भी परिवार की महिलाएं एक बेहद ही गंभीर बात से अनजान थी। फिर नंदिता के कपड़े बदलने के बाद कमरे का दरवाजा खोला गया और सभी परिवार के लोग कमरे में आए। नंदिता के पिता ने जब नंदिता की ऐसी हालत देखी तो वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। तभी कमरे में नंदिता के दादाजी आए और उन्होंने जब नंदिता का हाथ उठाया तो वो भी एकदम से जमीन पर बैठ गए। फिर उन्होंने नंदिता के चाचा को पास बुलाकर उन्हें बताया कि नंदिता की मौत हो चुकी है, लेकिन ये बात अभी नंदिता के माँ पापा को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना वो अपना आपा खो बैठेंगे। जब नंदिता के माँ पापा थोड़ा शांत हुए तब नंदिता के दादा ने उन्हें नंदिता की मौत के बारे में बताया। इस घटना के एक हफ्ते बाद नंदिता की आत्मा अपनी माँ के सपने में आई और उसने अपनी माँ को रास्ते से आते वक्त मिलने वाले उस आदमी के बारे में बताया और कहा कि माँ, वो आदमी एक जिन्न है और उस रात वो मुझे मारने वाला था, मगर मुझे स्पर्श करने पर जब मैंने उसे बोतल उसके हाथ में दी थी तो उसकी नीयत खराब हो गई और उसी रात वो जिन्न मेरे कमरे में आ गया और उसने मेरा बलात्कार किया। और नंदिता ने अपनी माँ के सपने में उसे ये भी बताया कि माँ, उस जिन्न ने मेरी आत्मा को अपना गुलाम बना लिया है और जिन्नों की इस दुनिया में मेरी जैसी कई और लड़कियां कैद हैं और ये जिन्न हर रोज हमारे साथ गलत काम करते हैं। नंदिता की माँ जानती थी कि मैं नंदिता की बहुत अच्छी दोस्त हूँ और मैं नंदिता के साथ जो कुछ भी हुआ इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। इसीलिए उन्होंने मुझे नंदिता के साथ घटी सारी घटना बता दी थी, लेकिन आज मैंने उनको धोखा दे दिया है और आज मैं नंदिता के साथ घटी इस घटना के बारे में आप सबको बता रही हूँ। नंदिता की आत्मा मुझे और मुझे सुनने वालों को माफ करे। तो दोस्तों, ये थी मेरी दोस्त नंदिता के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगे। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हैं और आप ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन
आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।